साथियों, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए एनसीईआरटी बेस्ड साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस है वो 2022 के पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है। आपके 2022 में रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चंस और अभी इस बार 2025 में जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिक्स हैं। और आपको बता दें, ये क्वेश्चन सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर आपको नहीं मिलेगा और ये क्लासेस जो हैं आपको डेली मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये थोड़ा बाय मिस्टेक ऐड हो गया है, इसको मैं CFC कर देता हूँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो देखिएगा इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। CFC ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका सूत्र होता है कैपिटल C और कैपिटल O, ये जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना, सबसे ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कार्बन डाइऑक्साइड। एक ट्रिक है छोटा सा, ओ मीना कल काजल लगाना, इस ट्रिक से आपको महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसों के नाम मिल जाएंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो भाई याद रखना इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर अमोनिया गलती से टाइप हो गया था, ठीक है, क्योंकि अमोनिया भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। उस हिसाब से 3 और 4 दोनों ही आंसर होना चाहिए था, इसीलिए मैंने इसको काट के CFC कर दिया था यहाँ। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। अब देखिए जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ना साथियों, जो एनिमल सेल होती है ना, एनिमल सेल जो जंतु कोशिका होती है, ठीक है, यहाँ पर जो कोशिकांग होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये जो इसकी जो सबसे आउटर लेयर होती है ना, सबसे बाहरी परत, वो होती है प्लाज्मा झिल्ली एनिमल सेल में। ठीक है, और आप पूछोगे सर प्लाज्मा झिल्ली सबसे आउटर लेयर, ये तो सेल वॉल होता है ना, ये तो सेल में प्लाज्मा झिल्ली जिसको आप सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं और कोशिका भित्ति जिसको आप सेल वॉल बोलते हैं। आप बोलोगे सर सेल वॉल सबसे बाहरी आवरण होता है, नहीं। देखिए प्लाज्मा झिल्ली एनिमल सेल की यानी जंतु कोशिका का सबसे आउटर लेयर होता है। और पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका का सबसे आउटर लेयर जो होता है ना, वो होता है सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। और सेल मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो साथियों पादप कोशिका में ये सेल वॉल के बाद वाली जो परत होती है वहाँ पर होती है। यानी बेसिकली अगर हम देखें तो जो पादप कोशिका होती है उसमें सेल वॉल भी पाया जाता है और सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाता है। लेकिन जो जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं पाया जाता है, केवल सेल मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जानते हैं, वो पाया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। तो देखिए प्लाज्मा झिल्ली जो होती है ना, ये किसकी बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली भी आप पढ़ सकते हैं। याद रखना ये प्रोटीन और लिपिड दोनों से ही मिलकर बनती है, यानी ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला है, लोहे का क्यूरी ताप क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहा का क्यूरी ताप आपसे पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। लोहे का जो क्यूरी ताप होता है ना साथियों, यहाँ पर हम देखेंगे केल्विन में दिया हुआ है। सेल्सियस में अगर देखें ना तो 770 डिग्री सेल्सियस होता है और यहाँ केल्विन में दिया है। तो मैंने आपको सिखाया था कि सेल्सियस को केल्विन में अगर बदलना है तो क्या करेंगे, तो जितना भी सेल्सियस होगा सेंटीग्रेड होगा उसमें 273 हम जोड़ देंगे। तो इसमें अगर 273 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 का 4, हाथ में 1, इधर हो गया 9 और 10, यानी 1043 डिग्री केल्विन। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए 1043 डिग्री केल्विन जो है ना लोहे का क्यूरी ताप होता है। सेंटीग्रेड में याद रखना 770 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखिए क्षार का जलीय विलयन कैसा होता है। देखिए क्षार जो होता है ना, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। यहाँ अगर अम्ल पूछता ना तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। जो अम्ल होता है ना वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। वो क्षार क्या करता है, क्षार भाई लाल लिटमस को नीला कर देता है। आगे देखिए चर्चित हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का हाल ही में संबंध किससे है। तो ये जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा है अभी हाल ही में चर्चित थी कोविड-19 के इलाज में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, कोविड-19 से संबंधित है। बताइए पावर यानी शक्ति का यूनिट क्या होता है। तो भाई शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है साथियों। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, वाट। आगे देखिए निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उप उत्पाद नहीं है।
बताइए इनमें से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का एक उप उत्पाद नहीं है। ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो पेट्रोलियम परिष्करण का उप उत्पाद इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए पेट्रोल है, चारकोल है, इसके अलावा एस्फाल्ट भी है, लेकिन कोयला जो है ना पेट्रोलियम परिष्करण का उप उत्पाद नहीं है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। बताइए इनमें से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो अल्कोहल, ईथर, वाटर गैस, ये तीनों ही जीवाश्म ईंधन नहीं है। जो प्राकृतिक गैस है ना, नेचुरल गैस, ये जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। याद रखिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, प्राकृतिक गैस। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बताइए मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस को कहा जाता है साथियों। आमतौर पर जिनको किडनी की समस्या होती है उन मरीजों को ये डायलिसिस दी जाती है, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में गमन करता है जिन्हें क्या कहते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा जो होता है छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में गमन करता है जिनको फोटोन कहा जाता है, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोटोन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक अभियांत्रिकी, ठीक है, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का अनुप्रयोग नहीं है। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो भाई रोग प्रतिरोधक, वृद्धिवर्धन, जंतु क्लोनिंग, ये सभी आनुवांशिक अभियांत्रिकी का ही जो है अनुप्रयोग है। लेकिन मानव क्लोनिंग जो है ना, मानव क्लोनिंग ये जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी आनुवांशिक अभियांत्रिकी का अनुप्रयोग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या गलत है। एक में है जीव कोशिका के बने होते हैं, बिल्कुल बने होते हैं। दो में लिखा है नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है, बिल्कुल ये भी सही है। सभी कोशिकाओं पर कोशिका भित्ति पाई जाती है, नहीं, अभी समझाए थे ना कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका है जिसमें कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों ही पाया जाता है, लेकिन जो जंतु कोशिका होता है उसमें केवल प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली पाया जाता है। तो सभी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो यही गलत है और आपको गलत ही चुनना था। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बाकी 4 में लिखा है एक कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकती है, बिल्कुल रह सकती है। ऑप्शन नंबर 3 गलत है, यही आंसर होगा। देखिए कोशिका भित्ति की अगर बात करें तो पादप यानी पौधे, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, कवक यानी फंगस और शैवाल जैसी कोशिकाओं में पाई जाती है। आगे देखिए, पॉलीथीन एक रेजिन है जो निम्न में से किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है। तो भाई पॉलीथीन एक रेजिन है जो निम्न में से किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है। याद रखिएगा एथिलीन के बहुलीकरण से। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। प्रायोगिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है। भाई बताइएगा प्रायोगिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है। देखिए करेक्ट आएगा थॉमस हंट मॉर्गन करेक्ट आएगा, याद रखिएगा थॉमस हंट मॉर्गन। किस तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के पाठ्यांक समान होंगे। इनमें से कौन सा तापमान है जिसमें सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों ही का मान समान होता है। याद रखिए -40 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, -40 डिग्री पर। साथियों आगे देखिए नेक्स्ट है, अग्निशामक यंत्र बनाने में निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा अग्निशामक यंत्र बनाने में साथियों सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है NaHCO3, ठीक है, इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। अगला है अम्ल व क्षार के विलयन विद्युत के साथ कैसे होते हैं। तो देखिए जो अम्ल और क्षार होते हैं ना, इन दोनों का जो विलयन होता है वो दोनों ही विद्युत के सुचालक होते हैं। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी सुचालक, याद रखना। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई बायोडीजल बनाने के लिए जो है ना साथियों रतन जौत, याद रखना, रतन जौत नामक वनस्पति का उपयोग किया जाता है। चलिए एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है साथियों, बताना। देखिए एक सामान्य व्यक्ति का जो रक्त होता है ना, उसका पीएच की जो प्रकृति होती है वो थोड़ी सी क्षारीय होती है, थोड़ी सी क्षारीय यानी 7 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी याद रखना एवरेज 7.4 होता है, यानी 7.35 to 7.45, ठीक है। आगे देखिए निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। बताइए पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है। करेक्ट आएगा साथियों माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए लाइसोसोम को साथियों आत्महत्या की थैली या पाचन थैली कहा जाता है, याद रखना लाइसोसोम को, ठीक है। राइबोसोम
जहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। गोल्जी का जहाँ वसा वगैरह संचय होता है कोशिका के अंदर, ठीक है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है। देखिए लाल दवा जो होता है ना, इसका रासायनिक नाम पूछा है, जो कि होता है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है, बताइए किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है। तो भाई थ्रोम्बिन का संबंध है साथियों रुधिर जमाव से, यानी रक्त जमाव से, रक्त जमने में ये सहायक होता है साथियों, ठीक है। आगे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से ही बनता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही जिप्सम आपका बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट विथ हाफ H2O, और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यही अगर जिप्सम का पूछे तो CaSO4 विथ 2H2O, ये जो है ना जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, ये जो आपको साथियों दिख रहा है ना ये समीकरण, इसमें जो है न्यूट्रॉनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है भाई। यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या बेसिकली आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यूरेनियम का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या होता है 92, और इसमें जो इसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है 238। तो न्यूट्रॉनों की संख्या अगर आपको ज्ञात करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, सिंपल सा प्रोसेस है, याद रखना। न्यूट्रॉनों की संख्या अगर आपको ज्ञात करना है तो उसके लिए जो आपका परमाणु भार है उससे आप परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या को घटा दीजिए। तो देखिए इसमें जो है ना साथियों द्रव्यमान संख्या 238 है, इसमें जब 92 को आप माइनस करोगे तो निकल के आएगा 146, ठीक है। यानी न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें है 146, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए वायु में कौन सी ऊर्जा होती है। देखिए वायु में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो वायु में केवल गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरेन्काइमा किस प्रकार का उत्तक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए टिश्यू से ये क्वेश्चन है आपका। पेरेन्काइमा जो है ना एक साथियों सरल स्थायी उत्तक का उदाहरण है, याद रखना सरल स्थायी उत्तक, ठीक है, बिल्कुल, जिसको आप बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। अगला क्वेश्चन है, दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो भाई इधर भी एक समतल दर्पण है, इसके यहाँ भी एक समतल दर्पण है, बीच में आप किसी इंसान को यहाँ पर रख देते हो तो इसकी कितनी प्रतिबिंब बनेगी, अनंत, जिसको आप गिन नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। किसी संघ के जंतुओं के शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं, बताइए किस संघ के जंतुओं के शरीर में छिद्र पाए जाते हैं। याद रखना पोरीफेरा संघ के जंतुओं में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वो सांस लेता है। तो भाई तिलचट्टा में भी रक्त होता है, केचुआ में होता है, मछली में होता है, हाइड्रा में रक्त नहीं होता है किंतु ये फिर भी सांस लेता है। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे वह कौन सा है। तो भाई ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो है बैटरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बैटरी याद रखना साथियों, ठीक है। बाकी जनरेटर और डायनेमो इन दोनों ही क्या करता है, ये दोनों ही यांत्रिक ऊर्जा को जो है ना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोटर क्या करता है, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कोशिका का जीवित अंश क्या कहलाता है, बताइए कोशिका का जो जीवित अंश होता है उसको जीव द्रव्य बोला जाता है ना, बिल्कुल जीव द्रव्य, यानी जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म शब्द को किसने दिया था, याद रखना पुरकिंजे साहब ने, ठीक है, पुरकिंजे ने, कब, तो 1939 में, ये पूछा जाता है, याद रखेंगे। जीव द्रव्य किनसे मिलकर बना होता है, तो जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से मिलकर बना होता है, उपयुक्त तीनों करेक्ट होगा। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा है, तो अमीबा, यूग्लिना, पेरामीशियम, उपयुक्त तीनों, ये सभी एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। आगे देखिए सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा का साइज क्या होता है, तो सबसे छोटी जो कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, इसकी साइज होती है 0.3 माइक्रोमीटर, याद रखना। चलिए अंत प्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी, साथियों बताइए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंत प्रद्रव्य जालिका, इसकी खोज किसने की थी, तो अंत प्रद्रव्य जालिका की खोज K.R. पोटर ने की थी 1945 में, 1945 में, ठीक है। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है, याद रखिएगा केंद्रक। ये सब मैं आपको अलग से बता चुका हूँ, पूरा सेल यानी कोशिका का एक अलग क्लास में आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ साथियों, आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा जरूर,
जिसमें एनसीईआरटी के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉप 70 क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा सेल यानी कोशिका समाप्त कर दिए हैं। चैनल के अंदर ढूंढिए, आपको मिल जाएगा, 1-2 दिन पहले ही कराए थे। मुख गुहा किसका एक भाग होता है? तो भाई मुख गुहा जो है ये आहार नाल का भाग होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, आहार नाल का। चलिए आगे देखिएगा, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो मनुष्य के दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं साथियों, याद रखना। 4 प्रकार करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल। एक होता है, देखिए 4 प्रकार में कौन कौन से हैं? रदनक होता है, कृतंक होता है, इसके बाद प्रीमोलर होता है जिसको अर्धचवर्णक बोलते हैं, उसके बाद एक होता है मोलर जिसको आप चवर्णक बोलते हैं। 4 प्रकार के दांत होते हैं। दांत से संबंधित कौन सा कथन सही है? देखिए दांत से संबंधित कौन सा कथन सही है? मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या 32 है, बिल्कुल है। कृतक व रदनक दांत 8 और 4 होते हैं, बिल्कुल, ये भी सही है। अर्घ चवर्णक और चवर्णक दांत क्रमशः 8 और 12 होते हैं, उपयुक्त तीनों। ये तीनों ही कथन सही है साथियों, याद रखना, ठीक है। साथियों मानव दंत सूत्र आपको पूछा जा रहा है कि मानव दंत सूत्र बताइए क्या होता है। तो याद रखिए मानव दंत सूत्र जो है ना 2123/2123 होता है। ये कैसे आप लिखते हैं? तो साथियों इसमें देखिए जो टोटल 32 दांत होते हैं ना, ऊपरी जबड़े में 32, निचले वाले जबड़े में 32, इधर आपके 16 दांत, माफ करना, नीचे में 16 और ऊपर में 16, टोटल 32 होता है, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से काटते हैं, विभाजित करते हैं कि इधर आपके 4 दांत हो गए, माफ करना, इधर 8 दांत, इधर 8 दांत, इधर 8 दांत और इधर 8 दांत, ठीक है। और ये जो 8 दांत है ना, इन्हीं 8 दांतों के माध्यम से, यही 8 दांत से ये हम निर्धारित करते हैं। जैसे कि देखो इधर जो 8 दांत होंगे, इधर भी वही 8 दांत होंगे, इधर 8 दांत वही सेम, ऊपर भी वही, इस साइड में 8 दांत होंगे और इधर भी वही 8 दांत होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको निकाला जाता है, याद आपको रखना है, ठीक है। देखिए जो कृतंक दांत होता है ना साथियों, कृतंक आपको समझा देते हैं अच्छे से, देखो ये आपको अच्छे से समझा देते हैं। ये मान लेते हैं जबड़ा है, ठीक है, और नीचे आपका इधर हो गया 8 दांत और आपके इधर हो गए 8 दांत, ठीक है। तो देखो होता क्या है साथियों कि जो ऊपरी और निचले जबड़े के प्रत्येक आधे हिस्से में कृतंक जो होता है ना, कृतंक जिसको आप इंसिजर्स बोलते हैं, कृतंक दांतों की संख्या 1 होता है, ठीक है। कृतंक दांतों की संख्या 1 होता है। रदनक की बात करें तो रदनक दांतों की संख्या 2 होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप कृतंक, माफ करना, कृतंक तो एक ही होगा ना, रदनक दांत 2 होता है, कृतंक 1 होता है। उसके बाद होता है आपका प्रीमोलर जिसको अर्घ चवर्णक बोलते हैं, वो भी आपका 2 होता है। और जो चवर्णक होता है ना वो 3 होते हैं। ये लास्ट वाले जो 3 दांत होते हैं वो आपके चवर्णक होते हैं, उसकी संख्या 3 होती है। उसके बाद 2 दांत जो और रह गए वो आपके होते हैं साथियों अर्धचवर्णक, ये भी 2 होते हैं। एक आपका रदनक दांत होता है, 1 और 2 होता है कृतंक। तो यही देखो ये इधर जो 8 दांत हो गए, सेम वही 8 दांत इस साइड भी होंगे। उसी प्रकार ऊपरी जबड़े में भी सेम यही 8 दांत इस साइड होंगे और सेम यही 8 दांत इस साइड होंगे। तो इसी प्रकार से इसको लिखा जाता है 2123/2123। ये साथियों मानव दंत सूत्र है, इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दांत के निर्माण में कौन से तत्व शामिल होते हैं? तो दांत के निर्माण में जो है ना, देखिए ये उपयुक्त तीनों शामिल होते हैं। इसमें सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट होता है 85%, उसके बाद 10% होता है कैल्शियम कार्बोनेट, उसके बाद जो है बाकी के जो हैं वो कैल्शियम फ्लोराइड होता है 5%, ठीक है। तो याद रखना ये तीनों मिलकर दांत बनते हैं। आगे देखिए इनेमल से संबंधित गलत कथन कौन सा है? ए में यह मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, बिल्कुल सही है। यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना है, बिल्कुल सही है। यह एक प्रकार का प्रोटीन है, नहीं ये प्रोटीन नहीं है। यह एक प्रकार का भले उत्तक है लेकिन ये प्रोटीन नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी गलत है, यही आपका आंसर होगा। आगे देखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का कार्य क्या होता है? ये हमारे पेट में पाया जाने वाला अम्ल है HCl, ठीक है। देखिए यह भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है, बिल्कुल। यह जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है, बिल्कुल। ये प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में बदलता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों करेक्ट होगा। अग्नाशयी रस का पीएच मान कितना होता है? बताइए। जठर रस का नहीं पूछा है, जठर रस का पीएच मान पूछे तो 1.2 होता है, याद रखना। अग्नाशयी रस का पूछे तो अग्नाशयी रस का पीएच मान जो है ना थोड़ा क्षारीय प्रकृति का होता है, तो ये 8 होगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन पूछा है तो आमाशय यानी पेट से शुरू होता है, याद रखना, ठीक है। प्रोटीन का पाचन पूछा है। अगर आपसे पूछे
कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन प्रोटीन का पाचन आमाशय यानी पेट से ही शुरू होता है, याद रखेंगे। आगे देखिए, जल का अवशोषण कौन से भाग में होता है। देखिए साथियों, पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है, लेकिन जल का जब पूछ लेना तो जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है, बृहदांत्र, याद रखना, बिग इंटेस्टाइन, यानी करेक्ट आएगा बड़ी आंत में। अगला, लार से संबंधित कौन सा कथन गलत है, यह आपको चुनना है। ए में लिखा है लार हल्की अम्लीय है, इसका पीएच मान 6.8 होता है, बिल्कुल सही है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, यह भी सही है। लार स्टार्च को माल्टोज में बदलती है, यह भी सही है। डी में लिखा है समलिंगुअल सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। यकृत यानी लीवर से संबंधित कौन सा कथन सही है। यह एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है, बिल्कुल है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, यह भी सही है। इसमें पित्ताशय के अंतर पित्त रस जमा रहता है, यह भी सही है। उपयुक्त तीनों कथन सही है, ठीक है। आगे देखिए, ग्रास नली की लगभग लंबाई कितनी होती है। साथियों, ग्रास नली की लगभग लंबाई, ग्रास नली वही है जो भोजन आप लेते हैं ना मुंह से, तो मुंह से जो भोजन लेते हैं उसको एक पाइप के माध्यम से जो पेट में आपका भोजन जाता है ना, उसी को ग्रास नली बोलते हैं, और इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर, जिसको इसोफेगस आप बोलते हैं अंग्रेजी में। निम्न में से किसका पाचन मनुष्य में नहीं होता है। देखिए, मनुष्य में स्टार्च, वसा, प्रोटीन का पाचन होता है, कैरोटीन का नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कैरोटीन। वसा का पाइसीकरण किसके द्वारा होता है, तो वसा का पाइसीकरण पित्त के द्वारा होता है, याद रखना, पित्त रस के द्वारा। साथियों, शुद्रांत यानी छोटी आंत के भाग कौन से हैं, तो याद रखना छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, एक डुडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। तो उपयुक्त तीनों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है, थैलीनुमा आमाशय की बनावट कैसी होती है, बताइए। देखिए, बेसिकली अगर हम आमाशय की बात करें, यानी हमारा जो पेट है उसकी बनावट कुछ इस प्रकार से होती है। तो देखो, अंग्रेजी वर्ण वाला के किस लेटर की तरह यह दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जे की तरह दिख रहा है, तो जे आकार की, याद रखना। थैलीनुमा आमाशय की बनावट होती है जे आकार की। आगे देखिए, छोटी आंत से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो भाई देखिए, छोटी आंत बड़ी आंत से लंबी होती है, बिल्कुल बड़ी लंबी होती है भाई। छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर है, यहीं बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर है, तो ये लंबी होती है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि डुडेनम, जेजुनम और इलियम। जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग होता है, बिल्कुल होता है, और छोटी आंत का जो ऊपरी भाग होता है वो इलियम होता नहीं, सबसे ऊपरी भाग होता है साथियों डुडेनम। इलियम तो सबसे निचला भाग है ना, तो यही गलत है, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा, उल्टे यू आकार की संरचना किसकी होती है, तो उल्टे यू आकार की संरचना याद रखना आप, ठीक है। छोटी आंत का जो देखिए, माफ करना, उल्टे यू आकार की जो संरचना होती है बड़ी आंत की होती है। बड़ी आंत जो होता है ना, बड़ी आंत कुछ इस प्रकार से होता है, उसके बाद यहाँ छोटी आंत होता है, तो यू आकार, उल्टा यू आकार का, उल्टे यू आकार यानी इस प्रकार से बड़ी आंत की संरचना होती है। अग्नाशय में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो अग्नाशय में जो है ना, ट्रिप्सिन भी पाया जाता है, लाइपेज भी पाया जाता है और एमाइलेज भी, यानी उपयुक्त तीनों, ऑप्शन नंबर डी। स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने वाला लार एंजाइम कौन सा है। देखिए, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने वाला जो लार एंजाइम है वो है एमाइलेज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये क्लास कैसा लगा है, क्वेश्चंस कैसे थे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।